हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका फिजिक्स बेता के इस एजुकेशनल चैनल में। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई और आपकी तैयारी बहुत अच्छी से चल रही होगी। तो समय बहुत ही कम बचा है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का जो मैथ सब्जेक्ट है उसका ऑल चैप्टर का MCQ कवर करूंगा इस वीडियो में। और क्योंकि समय बहुत ही कम है, इसलिए आप लोगों के लिए प्रत्येक चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो बहुत ही एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है ना। चलिए तो हम बिना देरी किए शुरू करते हैं। आइए देखें। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? तो आप लोग देख सकते हैं पहला ऑप्शन पर आपका कितना है? पहला ऑप्शन कितना है? पहला ऑप्शन है 27, दूसरा ऑप्शन है 35, तीसरा ऑप्शन है 13 और चौथा है 56। तो इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है? तो कौन सी अभाज्य संख्या है? तो 13। ठीक है, दूसरे प्रश्न पे आइए। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं का मतलब क्या हुआ? परिमेय आपसे पूछा जा रहा है। अपरिमेय नहीं का मतलब क्या हुआ? परिमेय पूछा जा रहा है। तो इसमें कौन परिमेय है? 3√3 है, ये नहीं है। 5√5 है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। √16, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4। और ये क्या हो जाएगा? आपका परिमेय हो जाएगा, यानी अपरिमेय नहीं ही परिमेय है। अगला प्रश्न, दो संख्याएं x और 18, x और 18, x और 18, x और 18 का लस और मस कितना है? लस कितना है? 36 है और मस कितना है? 2 है। तो 36 गुने 2, क्योंकि फार्मूला बताए थे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उन संख्याओं के मस और लस के। ठीक है ना। तब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। x का मान निकालना है तो ये इधर आकर डिवाइड करेगा। 18 दूना 36 और 2 दूनी कितना हो गया? 4। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। चलिए नेक्स्ट में आइए। 18 और 72 का मसा क्या होगा? तो जब भी दो संख्याओं का मसा निकालना हो तो छोटका के पहाड़ा में बड़का मिल जाएगा, तो छोटका है उसका क्या हो जाएगा? मसा हो जाएगा। तो इसमें छोटा संख्या कौन है? 18 और बड़ी संख्या, छोटी संख्या 18 और बड़ी संख्या 72। 18 चौका 72। तो 18 के पहाड़ा में 72 है, इसलिए 18 इसका क्या हो जाएगा? मसा हो जाएगा। 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? 6/15 जब इसको हम कटाएंगे, मानक रूप देंगे तो 3 दूनी 2 तियां 6, 2 तियां 6, 2 तियां 6 और 5 तियां 15, तो 2/5 हुआ, है ना। तो दशमलव प्रसार के लिए हम लोग क्या देखते हैं? शांत और अशांत दो स्थितियां होती है ना। तो शांत के लिए क्या होना चाहिए? P/Q, और Q जो है 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का होना चाहिए, तो शांत होगा। और अशांत के लिए क्या कंडीशन है कि P/Q में Q जो है वह 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं होना चाहिए। तो इस कंडीशन में देख लेते हैं, केवल 5 है नीचे, Q क्या है? केवल 5 है, केवल 5 है। तो 2 हो या 5 हो या दोनों हो तो क्या होगा? शांत होगा। तो इसीलिए शांत है, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में आइए। सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो गई, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 हो गई। और इसका मसा क्या होगा? तो छोटका के पहाड़ा में बड़का मिल रहा है, तो मसा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट पर आइए। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है? तो अशांत के लिए अभी मैंने बताया। अब देख लीजिए, यहाँ पर पहला ऑप्शन है 17/18। 18 का हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 2 से जाएगा 9 और 3 तियां 9, तो इसमें 3 आ जा रहा है ना। तो पूछा जा रहा है अशांत, तो यही अशांत है, क्योंकि यहाँ पर 8 है, 3/8 है दूसरा। तो यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा। तीसरा आपको 2000 है, वो भी क्या होगा? आपको यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है ना। तो अशांत के लिए क्या देखा जाता है? जिसका Q का अभाज्य गुणनखंड यानी हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में अगर वह क्या हो? नहीं हो तो वह क्या होगा? अशांत होगा। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं आप लोग
कि यहाँ 3 आ जा रहा है, 2 के अतिरिक्त 3 आ जा रहा है, तो इसीलिए क्या होगा, ये पहला अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, है ना। यहाँ भी दिख रहा है 17/81, 17/81 है, तो इसको देख लेते हैं। तो 9 9 81, यानी यहाँ भी 3 ही आ रहा है, तो ये भी अशांत है। तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन आप लगा सकते हैं, ठीक है ना, दोनों में से कोई एक ऑप्शन आप लगा सकते हैं। अगले में 5√5 एक कौन सी संख्या है, तो ये है 5 है परिमेय संख्या, √5 है अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या गुणनफल क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है, तो इसीलिए बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। द्विघात बहुपद इतना के शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालने के लिए बहुपद को शून्य के बराबर कर दीजिए। तो x² बराबर हो गया 121, इधर आएगा तो रूट करेगा, √121 हो जाएगा। रूट आता है तो ±7 लाता है, तो +-11, अगर वहाँ 121 11 हो गया, तो +11 और -11, +11 और -11, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है बहुपद इतना का एक शून्यक बताना है कि इसमें एक शून्यक क्या होगा। तो x² - 4x = 0 कीजिए, x कॉमन लीजिए तो x - 4 हो गया। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ x का 2 शून्यक निकल रहा है, एक 0 और एक निकल रहा है x - 4 बराबर 0 करेंगे तो x का मान कितना आएगा, 4 आएगा। तो एक शून्यक 4 आ रहा है, दूसरा शून्यक 0 आ रहा है, तो ऑप्शन में दोनों है तो कोई मार दीजिए, 4 भी हो जाएगा। यदि द्विघात बहुपद इतना कि शून्यक इतना है तो ABC का मान बताना है। इसमें शून्यक से कोई मतलब नहीं है, जो दिया हुआ द्विघात बहुपद है x² + 5x + 6, x² का गुणांक a होता है, a का मान 1 है, x का गुणांक b होता है, b का मान 5 है, और अचर पद c होता है वो 6 है। तो हम लोग देख सकते हैं ऑप्शन में 156 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। द्विघात बहुपद इतना के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, पहला अगर अल्फा है तो दूसरा 1/α है, तो पूछा जा रहा है सी का मान क्या होगा। तो फार्मूला होता है कि अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि एक अल्फा है और एक बीटा है, और बीटा का मान क्या है, 1/α है, क्योंकि इसका व्युत्क्रम है ना। तो बराबर होगा किसके, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है, c/a। तो अल्फा से अल्फा कट गया, तो 1 = c/a, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो c किसके बराबर हो गया, a के बराबर हो गया। जब भी एक शून्यक दूसरा के व्युत्क्रम हो, है ना, तो हमेशा c बराबर होगा a के, तो इसीलिए c पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर a के बराबर हो जाएगा, a नंबर सही होगा। बहुपद इतना के शून्यक बताना है, 2x² - 3x - 5 के शून्यक बताना है ना। तो पहले क्या किया जाता है, फर्स्ट एंड लास्ट मल्टीप्लाई करो, तो 2 5 जा 10 आया। अब इसको इस हिसाब से तोड़ना है कि तोड़े गए अंक को गुना करने पर 10 आ जाए। तो 5 और 2 का रेशियो ले लेते हैं, 5 और में से 2 घटेगा 3 होगा, और 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब इसका हम लोग को शून्यक निकालना है। तो देखिए बाबू, यहाँ 5 है और यहाँ 2 है ना। तो ये 5 इससे डिवाइड करा दीजिए, 5/2 हो गया, फिर इससे भी डिवाइड करा दीजिए, है ना। तो क्या हो गया, 2/2 हो गया, 2/2 हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए ये माइनस में है ना, ये माइनस में है, तो यही हो जाएगा, x का हो जाएगा 5/2 और यहाँ 1 निकाल कर भी देख लेते हैं बाई प्रोसेस। 2x² - 3x - 5 = 0, फर्स्ट एंड लास्ट मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10 हुआ। तो यहाँ पर 2x² माइनस, इसको हम तोड़े इस प्रकार 5 - 2 में, तो 2x² - 5x - +2x - 5 = 0। तो कितना हो गया, इसमें x कॉमन लेंगे तो 2x - 5 हो जाएगा, और इसमें कुछ नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे = 0। फिर कॉमन ले लेंगे 2x - 5, और यहाँ पर हो जाएगा x + 1 = 0। अब इसको जब हम शून्य के बराबर करेंगे तो 2x - 5 = 0, तो 2x बराबर हो जाएगा 5, तो x का वैल्यू आएगा 5/2, और दूसरा आएगा आपको x + 1 = 0 है, तो +1 उधर जाएगा तो -1, तो एक 5/2 हो जाएगा और एक -1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ये नहीं होगा। यहाँ पर ध्यान देना है कि जो माइनस में है उसको प्लस में लेना है, जो प्लस में है उसको माइनस में लेना है। तो कट कर 1 होगा तो -1 होगा। चलिए, तो क्या हो गया ऑप्शन, 5/2 -1, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। नेक्स्ट,
बहुपद इतना के शून्यकों का योग पूछा जा रहा है, शून्यकों का योग। बहुपद दिया हुआ है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 और पूछा जा रहा है शून्यकों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। तो यहाँ तो बी है ही नहीं, यहाँ पर तो बी है ही नहीं, है ना, तो बी नहीं है तो उसको जीरो मानेंगे और ए का मान 1 है, तो कुल मिलाकर के क्या होगा, जीरो होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जिसका गुणांक नहीं हो, है ना, उसका मान क्या बैठा दिया जाता है, जीरो बैठा दिया जाता है, तो जीरो ही हो गया, ऑप्शन डी सही हुआ। नेक्स्ट, द्विघात बहुपद इतना के शून्यक अल्फा एवं बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 2ca बटा क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इस फार्मूला पर बैठा कर देख लीजिए। अब यहाँ पर जो ये मान दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसका गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, तो ए का मान 1 हो गया, बी का मान हो गया आपका -3 और सी का मान आपका हो गया 2। अब इस मान को यहाँ बैठा लीजिए, तो -3 का स्क्वायर -2 इंटू सी का मान 2 है और ए का मान कितना है, 1 है, और नीचे फिर ए स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब कोई नीचे से कोई मतलब नहीं रहेगा। -3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 4 1 जा 4 तो 5 हो गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये फार्मूला आप लोग को याद रखना होगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 2ca बटा ए स्क्वायर। इस पर बैठा करके निकाल लीजिए, फार्मूला ध्यान में रखना होगा। बहुपद इतना का घात बताना है ना, तो उच्चतम घात ही बहुपद का घात होता है, तो उच्चतम घात कितना है, 3, तो यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होती है, आप बताइए। द्विघात बहुपद है तो घात जितना बहुपद उतना, याद रखिएगा, घात जितना बहुपद उतना, है ना, या बहुपद उतना, बहुपद जितना बहुपद जितना, है ना, घात उतना, घात उतना। तो क्लियर कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए द्विघात बहुपद है तो शून्यकों की अधिकतम संख्या भी 2 ही होगी। आइए नेक्स्ट, यदि किसी बहुपद इतना के विवेचक शून्य हो तो उसके मूल क्या होंगे। तो जब d का मान बराबर होता है 0 के, तो मूल क्या होते हैं, मूल क्या होते हैं, तो वास्तविक होते हैं एवं समान होते हैं, वास्तविक एवं समान होते हैं, वास्तविक एवं समान होते हैं जब d का मान 0 के बराबर हो। यानी विवेचक को ही हम लोग क्या कहते हैं, d डिस्क्रिमिनेंट d कहते हैं। तो d का मान जब शून्य हो, d का मान जब क्या हो, शून्य हो बच्चों, जब d का मान क्या हो, शून्य हो, तो इसके वास्तविक एवं समान मूल होंगे। मूलों की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक एवं समान होगी। नेक्स्ट, समीकरण इतना और इतना दिया हुआ है, के में अद्वितीय हल के लिए बताना है। आइए देखते हैं। x/2 y/3 = 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3x + 2y हो गया और इसका एलसीएम 6 हुआ, 6 1 जा 6 समीकरण बन गया। और दूसरा हमारा है x/4 + y/6 प्लस नहीं इक्वल k है, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 6x + 4y = 6 चौका 24, 24 में k से गुना 24 के, समीकरण 2 हुआ। अद्वितीय हल के लिए 2 कंडीशन को लिया जाता है, a1/a2 b1/b2, तो उसमें तो k है ही नहीं, तो यहाँ पर आप लोग सुधार लीजिए। अद्वितीय हल नहीं होगा, कोई हल नहीं के लिए पूछा जाएगा क्वेश्चन में, कोई हल नहीं है के लिए, है ना, कोई हल नहीं है के लिए, कोई हल नहीं है के लिए यह क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो कोई हल नहीं है के लिए क्या होता है, कोई हल नहीं है ना, इसके लिए a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के, बट c1/c2 के इक्वल नहीं होता है। तो 2 मानों को हम लोगों को ले लेना है और देख लेना है कि इसके लिए क्या होगा, क्योंकि उसमें k है c1 और c2 में, तो इसको तो लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ देखिए पहले समीकरण में हमारा ये मान 2 है और यहाँ मान 4 है, तो 2/4 कीजिए यहीं पर, इज नॉट इक्वल। अब यहाँ पर देख लीजिए 6 है और यहाँ पर आपका 24 के है, तो 6/24 के। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए, कटा लिया जाए, तो यहाँ पर हो गया, नीचे से नीचे बराबर में कटता है, तो यहाँ 6 हो गया और 6 2 जा 12 इज नॉट इक्वल 12k इज नॉट इक्वल 6, तो k का वैल्यू हो जाएगा आपको, k इज नॉट इक्वल 6/12 1/2 हो गया, k इज नॉट इक्वल 1/2। तो 1/2 को छोड़ करके
कोई भी मान आप ले सकते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन बी सही है। यहाँ आप ध्यान रखेंगे अद्वितीय हल के लिए नहीं बल्कि कोई हल नहीं के लिए ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट, समीकरण युग्म जो दिया हुआ है इसका हल क्या होगा इसमें से, तो कोई एक समीकरण में हम लोग जांच लेंगे और पता चल जाएगा। x का मान y का मान बैठा करके x का मान और y का मान बैठा लेंगे, तो x का मान अगर बैठाते हैं 2 तो 3 दूनी 6, 1 बैठाते हैं तो 6 × 2 कितना हो गया 8, जबकि 12 है तो ये नहीं होगा। दूसरा देख लेते हैं, 3 × 9, 3 बैठाएंगे, ये वाला 3 बैठाएंगे तो 3 × 9 हुआ, और 2 बैठाएंगे इसमें y वाला में तो 2 दूनी 4 तो 13 हो गया, ये भी नहीं होगा। तीसरा देखते हैं, 4 है तो 4 × 12, 4 × 12 और 3 दूनी 6, तो और ज़्यादा हो गया, ये भी नहीं होगा। चौथा देखते हैं, x का मान 2 तो 3 दूनी 6 और प्लस y का मान -1, ये भी नहीं होगा लग रहा है, तो कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो देख लेते हैं हम हल करके कि होगा क्या। ई नंबर ऑप्शन हम लोग बना लेंगे, हालांकि ई ऑप्शन होता नहीं है लेकिन यहाँ पर समझने के लिए देख लीजिए, हम लोग देख लेते हैं। 12 है और x - y = 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें कटाने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है ना। इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 2 से, तो 3x + 2y = 12, और यहाँ पर 2 से किए तो 2x - 2y = 2। यहाँ पर प्लस करेंगे तब जा करके प्लस माइनस माइनस होगा और ये कट जाएगा, प्लस करेंगे यहाँ भी प्लस करेंगे तो ये कट गया, और ये हो गया आपको 5x, और यहाँ पर हो गया आपको प्लस करने पर कितना 12 × 2 = 14, तो x का मान 14/5 हो रहा है। अब इस मान को जो हम रखेंगे, ठीक है, इस मान को जो हम रखेंगे किसी भी समीकरण में, समीकरण 1 में ही अगर रखेंगे तो समीकरण 1 में क्या है, 3x + 2y = 12 है, तो 3 × 14/5 + 2y = 12 है ना। अब जब इसे हल करेंगे हम तो 14 × 42/5, अब 42/5 घटाएंगे 12 में, है ना, यहाँ स्पेस है, तो 2y बराबर हो गया 12 - 42/5, तो 2y बराबर हो गया 12 × 5 = 60 - 42/5, तो कितना हो गया, यहाँ हो गया आपको 8 और यहाँ हो गया आपको 1, बटा में है 5। अब 2 जा करके भाग करेगा तो हो जाएगा y का मान 18/5 दूनी 10, कटाएंगे 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 9/5 होगा, तो y का मान आ रहा है 9/5 और x का मान कितना है 14/5, तो यहाँ पर ये बन रहा है आपको एक 14/5 और एक 9/5, तो ये वाला ऑप्शन आप लें, अगर होगा तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। समीकरण इतना के कितने हल होंगे, तो कोई भी एक समीकरण हो उसका 1, 2 अनंत हल होता है, एक रैखिक समीकरण का अनंत हल होता है। समीकरण का इतना का आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं को दर्शाएगा, देख लेते हैं स्थिति। 2x + 3y = 4 और यहाँ पर है 4x + 6y = 8, तो 2/4 कटाने पर 1/2, 3/6 कटाने पर 1/2, 4/8 कटाने पर 1/2, मतलब सबका रेशियो सेम है। वो a1/a2 का जितना है b1/b2 का उतना ही है और c1/c2 का उतना ही है, तो तीनों का सेम है तो क्या होगा, समपाती हो जाएगा। समीकरण इतना का आलेख निम्न से किस बिंदु से होकर जाएगा, y का मान, तो y का मान y अक्ष पर कौन 0 होता है, x का मान 0 होता है, तो ये वाला जिसमें होगा y का मान 4 है, तो y का मान 4 है। अब यहाँ पर y में जो दिखेगा आपको 4 वही ऑप्शन हो जाएगा, तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 2,4 जिसमें आपको y का मान दिखाई दे इसमें 4, क्योंकि y बराबर 4 है ना, तो वो निर्देशांक चाहिए जिसमें 4 हो, तो वो ऑप्शन बी में है, इसीलिए बी सही हुआ। किसी पासे को फेंकने पर 5 से कम अंक आने की प्रायिकता, तो 5 से कम अंक आने का मतलब हुआ 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, तो कुल कितना हुआ 4, और पासे में टोटल कितना होता है 6, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2/3 आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। क्योंकि प्रायिकता का क्या फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है प्रायिकता का, बताइए। प्रायिकता का PE बराबर क्या होता है, जो घटित घटना होता है ना, घटित हुई घटना
बटा कुल अभिप्रयोग, कुल अभिप्रयोग। तो घटित हुई घटना क्या है? 5 से कम अंक। तो 5 से कम अंक आएगा पासा में तो क्या आएगा? या तो 1 आएगा, नहीं तो 2, नहीं तो 3, नहीं तो 4। क्या? तो कुल कितना हुआ? 4। और टोटल पासे में कितने अंक होते हैं? 1 से लेकर 6 तक होते हैं। तो 4/6 करेंगे, कटाएंगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, मानक रूप में कितना आ गया? 2/3, जो ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट, द्विघात बहुपद इतना के शून्य ज्ञात करना है। बताइए कितना आसान। px बराबर दिया हुआ है x² माइनस 121। तो px को जब हम 0 के बराबर करेंगे, यानी x² माइनस 121 को 0 के बराबर करेंगे, तो x² बराबर 121 होगा। और यहाँ पर √121 आएगा प्लस माइनस में। तो x का मान प्लस माइनस 11 हुआ। अब प्लस माइनस 11 का मतलब क्या हुआ? 11 और माइनस 11, एक प्लस में और एक माइनस में। तो 11 और माइनस 11, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इतना के शून्य को बताना है। px बराबर दिया हुआ है x² माइनस 4x प्लस 4। तो शून्य निकालने के लिए px को शून्य के बराबर कर दीजिए। तो x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल 0 हो जाएगा। अब मध्य पद को हम लोग तोड़ेंगे। तो x² का गुणांक और अचर पद से गुना किया जाता है, कुछ नहीं है, 1 है। 1 4 जा 4 हुआ। अब इसको तोड़ेंगे उसी हिसाब से। तो 2 + 2 में तोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, गुना करने पर भी 4। अब इसको जब अलग अलग करेंगे तो ये मान आएगा। अब इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो x - 2 हुआ, और इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो x - 2 हुआ। अब इस तरह से आपका फिर x - 2 दोनों में से कॉमन होने वाला है, और ये जो बचा हुआ है उसको एक साथ लिख दिया जाता है। दोनों सेम आ रहा है, माइनस में दोनों आ रहा है, तो शून्य दोनों का प्लस में हो जाएगा। तो 2,2 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, द्विघात बहुपद इतना के शून्यक दिया हुआ है और पूछ रहा है बी और सी का मान क्या होगा। तो इससे मतलब नहीं है, केवल द्विघात जो बहुपद दिया हुआ है उसमें से हम बी और सी निकाल लेते हैं। इसका गुणांक x² का गुणांक हमेशा a होता है, और a का मान 1 हुआ। इसका गुणांक b, तो x का गुणांक b होता है 5 है, और अचर पद आपको 6 है। तो b और c का मान पूछ रहा है, तो 5 और 6 जिसमें होगा वही सही हो जाएगा। 5 और 6, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट, यदि बहुपद इतना के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो सी का मान क्या होगा? एक अल्फा हो इंटू दूसरा 1/α हो, तो अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो c/a, c बराबर किसके हो जाएगा? a के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर हो तो a का मान क्या होगा? मूल बराबर हो, है ना? क्या हो? मूल बराबर हो, है ना? तो क्या होगा? a का मान क्या होगा? तो बराबर मूल के लिए, है ना, बराबर मूल के लिए क्या होता है? -b/2a। जब मूल बराबर हो, है ना, तो -b/2a -b/2a होता है। ठीक है ना। कह रहा है कि इतना के मूल बराबर हो तो a का मान क्या होगा। अब हम लोग देख लेते हैं। इसमें x² का गुणांक कितना है? x² का गुणांक a है। यहाँ पर जो दिया हुआ है x² + 2ax + a बराबर 0 है। तो यह a का गुणांक, a का मान a है, अब b का मान आपको 2a है, और c का मान कितना है? c का मान a है। तो हम लोग को b और a की मान की ज़रूरत है यहाँ पर। तो b का मान कितना है? 2a - 2a, और फिर नीचे वाला तो 2a है ही, क्योंकि a खुद a है। तो कटाने पर कितना आ गया? 1 से कट गया, -1 हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द्विघात समीकरण इतना के मूल समान हो तो k का मान क्या होगा? मूल समान हो तो क्या फॉर्मूला होता है? -b/2a। समान मूल के लिए यही मूल प्राप्त होता है। ठीक है ना। अब इसमें हम लोग k का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? k का मान निकालना है। तो यहाँ से देख लेते हैं हम लोग कि ABC का मान क्या होगा। तो a का मान यहाँ पर गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, b का मान कितना है? 4k है, और c का मान 16 है। ठीक है। तो -b/2a, तो -4k/2 × 1 = 0। तो देख लेते हैं कितना हो जाएगा। -4k = 0, तो k का मान यहाँ 0 आ रहा है। k का मान 0 आ रहा है। समान मूल के लिए d बराबर होता है किसके? 0 के। उस पर देख लेते हैं बना करके। d बराबर होता है 0 के। ठीक है ना।
डी बराबर होता है 0 के। समान मूल तब आता है जब डी का मान किसके बराबर होता है, डी का मान 0 के बराबर होता है समान मूल के लिए, है ना। समान मूल के लिए डी का मान किसके बराबर होता है, 0 के, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ से b का मान आपका a का मान है 1 का, b का मान है x का गुणांक क्या है 4k है, और c का मान 16 है। देख लेते हैं b का मान कितना रखना है 4k, तो 4k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 1 है और c का मान कितना है 16 है, बराबर हो जाएगा 0 के। तो यहाँ पर 16 के स्क्वायर माइनस 16 चौका 64 बराबर 0, तो 16 के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64, 16 चौका 64, तो के स्क्वायर बराबर हो गया 4, तो स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होगा, तो रूट करेगा, तो रूट 4 का मतलब हुआ क्या चीज़ 2, 2 हो जाएगा, 2 होगा। नेक्स्ट, द्विघात समीकरण इतना दिया हुआ है, इसकी प्रकृति बताना है। तो जैसे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 बराबर 0, तो इसका गुणांक 1 होता है, यहाँ है आपको 4, यहाँ है आपको 9। मूलों की प्रकृति बताना है। मूलों की प्रकृति का पता चलता है डी से, और डी का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर 4, ए का मान 1, सी का मान 9, 4 चौका 16 और यहाँ पर 9 चौका 36। अब जब घटाएंगे तो माइनस में आने वाला है मान, तो जो माइनस में आता है इसका मतलब वह 0 से छोटा है। तो 0 से जब छोटा रहेगा डी का मान तो मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा, यानी अवास्तविक मूल कहलाएगा। सी नंबर सही होगा। द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक एवं असमान है ना। तो वास्तविक एवं असमान, तो सुनिएगा, मूल जब मूल वास्तविक एवं असमान हो, जब मूल वास्तविक एवं असमान हो, है ना, तो डी का मान क्या होता है 0 से बड़ा होता है। और जब मूल वास्तविक एवं समान हो, है ना, जब मूल वास्तविक एवं समान हो तो डी का मान 0 के बराबर होता है। और जब कोई अस्तित्व नहीं हो, जब कोई अस्तित्व नहीं हो, कोई अस्तित्व नहीं हो, जब कोई अस्तित्व नहीं हो, है ना, तो डी का मान निगेटिव होता है, यानी 0 से छोटा होता है। तो यही 3 स्थितियां होती है, पहली, दूसरी और तीसरी, जिसको ध्यान में रखना है। ये तीनों मूल की प्रकृति को बताता है। ठीक है। जब डी का मान 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक एवं असमान, जब डी का मान 0 के बराबर होगा तो वास्तविक एवं समान, और जब डी का मान 0 से छोटा होगा तो अवास्तविक मूल कहलाएगा, यानी मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। नेक्स्ट, यदि द्विघात समीकरण इतना का विवेचक शून्य है, विवेचक शून्य का मतलब डी का मान शून्य, तो डी किसे कहते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को। अब मान यहाँ से बैठा लेना है हम लोगों को। एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है, तो ए का मान 1 हो गया, एक्स का गुणांक -6 हो गया, और सी का मान हो गया आपको 9। अब उसी मान को यहाँ बैठा लेना है। बी का मान -6 है, 4a का मान क्या है 1 है, और सी का मान कितना है 9 है, इक्वल 0 है ना। क्या है क्वेश्चन, शून्य हो तो, और ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है ना जी। यहाँ तो हमें केवल ये देखना, हम निकाल क्यों रहे हैं, केवल यहाँ ये देखना है हम लोगों को, है ना, कि यदि द्विघात समीकरण इतना का विवेचक शून्य हो तो जब डी का मान 0 के बराबर होगा तो वास्तविक एवं समान होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, यदि द्विघात समीकरण इतना का विवेचक शून्य है तो मूल, तो समान मूल अल्फा का मान क्या होगा, है ना। विवेचक शून्य है ना, तो समान मूल अल्फा का मान क्या होगा। तो समान मूलों के लिए, ठीक है ना, फार्मूला होता है -b/2a। तो -b/2 अब इससे जो दिया हुआ समीकरण है, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक a कहलाता है, कुछ नहीं है तो 1 है, b का मान -6 है, c का मान 9 है। तो -b/2a, b का मान -6/2 इंटू a का मान 1, तो 6/2 कटेगा तो 2 3 जा 6, तो 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जब भी यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे कि विवेचक शून्य, है ना, विवेचक शून्य, तो समान मूल के लिए, है ना, समान मूल के लिए अल्फा का मान निकालना। अल्फा क्या है, उसका मूल है ना। तो
तो समान मूल के लिए ये वाला फार्मूला होता है मूल निकालने का, -b/2a, -b/2a। चलिए अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी। ये एपी से क्वेश्चन है। सर्वंतर बताना है, तो सर्वंतर बताने के लिए क्या किया जाता है, दूसरे पद में से पहले का पद घटा दीजिए, तो 7 में से 2 घटा दिए तो कितना आ गया, 5 आ गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। समांतर श्रेणी का 10वां पद, 10वां पद निकालना है, तो 10वां पद के लिए फार्मूला हो जाएगा a + 9d। अब a का मान कितना है, 2 है, प्लस 9 गुने d का मान, तो 7 में से 2 घटा दीजिए, 5 हो गया, 9 × 5 = 45 और 2 = 47। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, समांतर श्रेणी का कौन सा पद 81 है, -81 है, कौन सा पद -81 है ना। तो a का मान 21 है, d का मान घटा करके देख लीजिए कितना हो गया, -3 हो गया, और an का मान हमारा कितना है, तो -81 है, घटते घटते कितना है, तो -81 है। तो an इक्वल क्या होता है, a + n-1 × d होता है। देख लेते हैं, an की जगह लिखेंगे -81, a का मान 21 है, n निकालना है, और d का मान कितना है, तो -3 है। तो पहले 21 घटा लीजिए, तो -81 में 21 घट गया, भाग हो गया कितना से, -3 से। n-1 है, तो इधर आकर के -1 + 1 हो जाएगा, इधर कुछ नहीं बचेगा, तो n बचेगा। तो जब इसको हम, ये दोनों माइनस में है, तो जुट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -1 से 2 हो गया, और बटा में -3 है, +1 करना ही है, बराबर n निकालना ही है। माइनस से माइनस कट गया, 3 से कटाते हैं, 3 × 3 = 9, 1 बच गया, 3 × 4 = 12, 34 +1, तो n का मान हो गया 35। तो 35वां पद जा करके हमारा कितना होगा, -81 होगा। तो 35वां यानी बी नंबर सही ऑप्शन हो गया। समांतर श्रेणी का कौन सा पद 0 है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो nवां पद 0 मान लीजिए, ठीक है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो मान लीजिए कि nवां पद 0 है, और nवां पद का फार्मूला a + n-1 × d = 0। अब यहाँ देख लीजिए a का मान कितना है, 21 है, n निकालना है, और d का मान घटा करके देख लीजिए, -3 हुआ, बराबर 0। तो 21 उधर जाएगा, तो n-1 × -3 होगा, 21 उधर जाएगा तो -21 हो जाएगा। अब ये गुना में है तो भाग करेगा, तो n-1 बराबर हो जाएगा -21 बटा -3, माइनस माइनस कट गया, 3 × 7 = 21, तो n-1 बराबर 7 हो जाएगा। तो इस तरह से n बराबर 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, तभी आप कम समय में अधिक क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। समांतर श्रेणी का सर्वंतर निकालना है। सर्वंतर निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है, और 6 आ गया, ऑप्शन बी सही है। कितना आसान क्वेश्चन है बताइए लोग। यदि किसी एपी का nवां पद कितना है, nवां पद an बराबर कितना है, 3n + 2 है, और सर्वंतर निकालना है, तो 2 को लगातार निकाल लीजिए, 1 और 2 रख करके, ठीक है। तो 3 × 1 + 2, तो कितना हो गया, 5, और 3 × 2 + 2, तो 3 दूनी 6 और 2 8। पहला पद हो गया हमारा कितना, 5, 1 जब रखे तब, 3 × 3 + 2 5, और जब 2 रखे तो 3 दूनी 6 और 2 8। अब इसमें से अब दूसरे पद में से पहला पद को घटा लेंगे, यही ना होता है d का मान। d बराबर क्या होता है, a2 - a1, a3 - a2, दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। तो 8 में से 5 घटेगा, तो आप ही लोग बता दीजिए कितना होगा, कितना होगा, 3 होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा, है ना। आइए इसको हम लोग सॉल्यूशन करके देख लेते हैं, है ना। हालांकि इसका होता है, डायरेक्ट याद रखिएगा, n × n + 1/2, ये वाला याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। n प्राकृत संख्याओं का योग पूछ रहा है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे ही n है ना। तो फार्मूला Sn का होता है n/2 × 2a + n-1 × d होता है। तो Sn बराबर n के जगह n ही रखना है, a के जगह यहाँ पर 1 है तो 1 रखना है, फिर n के जगह n ही रखना है, d के जगह फिर इसमें से घटा के रखना है, तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 होगा। तो n/2 × 2 × 2 प्लस, अब 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आ रहा है n/2, 2 में से 1 घटेगा 1 होगा, तो n + 1 आ रहा है ना। तो जब एक साथ लेंगे तो n × n + 1/2 होगा। याद रखिएगा
कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। ऑब्जेक्टिव में ही पूछता है यह, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन इसमें से मुझे लग रहा है यही होगा, सी नंबर ऑप्शन होगा। n इंटू एन प्लस 1/2 है ही, थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग गड़बड़ हुआ है। खैर समझना है, क्वेश्चन को समझना है हमें, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, ये चीज़ समझना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल पूछा जा रहा है। तो विषम के लिए सीधे n² याद रखिएगा। सम के लिए n इंटू एन प्लस 1/2 याद रखना है योग, और विषम के लिए n² याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VBI क्वेश्चन है यह। चलिए अब इसको हल करके हम देख लें। जैसे विषम, लगातार विषम संख्या की बात हो रही है, तो 1 + 3 + 5 + 7 ये सब विषम संख्या है ना, n तक। तो आइए इसको हम लोग Sn वाले फार्मूला पर बना करके चेक कर लें कि क्या होगा। 2a + n - 1 × d। अब यहाँ पर मान बैठा लेंगे जहाँ जहाँ a और d का मान है। a का मान 1 हो गया, n तो n रहेगा, और d का मान 3 में से 1 घटाने पर क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पर n/2 इंटू 2 × 2 प्लस 2n - 2। चलिए 2 से 2 कट गया, तो n/2 इंटू 2n हुआ। यहाँ भी 2 से 2 कट गया, n² हो गया। n में n से मल्टीप्लाई होगा तो n² होगा, n² याद रखिएगा। सम के लिए क्या होगा, ये तो लगातार के लिए है, यहाँ सम के लिए नहीं है, ये लगातार के लिए है ना। लगातार की, जब लगातार संख्या और प्राकृत संख्या, उसके लिए है n इंटू एन प्लस 1/2, है ना। जब लगातार हो ना तब उसके लिए है, इस सम के लिए नहीं है, लगातार के लिए। सम के लिए क्या होगा देख लिया जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन उस तरह से मिलेगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1 2 3 n क्या होगा, लगातार है, तो n इंटू एन प्लस 1/2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभी बताए हैं जस्ट पहले कि जब लगातार संख्या हो तो n इंटू एन प्लस 1/2 होगा, है ना। और जब विषम संख्या हो लगातार, उसका योग करना हो तो n² होगा। चलिए अब सम के लिए भी हम लोग देख लें, है ना, कि सम के लिए क्या होगा। तो सम, लगातार सम संख्या अगर है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डॉट n तक का पूछा जा रहा है Sn। तो ये का मान 2 हो गया, d का मान यहाँ भी घटाने पर 2 ही आया। तो Sn का फार्मूला n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू d। तो n के जगह पर n ही रखना है, a के जगह पर मान रखना है, फिर n के जगह n ही रहेगा, d के जगह फिर 2 रखना है। तो n/2 इंटू 2 दूनी 4 हो गया, प्लस 2n - 2 हुआ। तो इस तरह से फार्मूला क्या आया हमारा, n/2। देखिए क्या फार्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है, ध्यान से देखिए लोग। 4 में से 2 घटेगा 2 होगा, तो 2 + 2n हुआ, है ना, 2 + 2n हुआ। अब इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 क्या कर ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो n/2 इंटू 2 जब कॉमन लिए तो n + 1 हो गया, 2 से 2 कट गया, तो n इंटू एन प्लस 1 होगा, n इंटू एन प्लस 1 होगा। किसके लिए, सम संख्या के लिए, है ना। जब सम रहेगा, चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब सम रहेगा, जब लगातार सम संख्याओं का योग पूछ रहा होगा तो n इंटू एन प्लस 1। जब लगातार विषम संख्याओं का योग पूछ रहा होगा तो याद रखिएगा n²। आज जब सम विषम ना पूछ करके ऐसे कहे कि लगातार प्राकृत संख्या, है ना, लगातार प्राकृत संख्या जब पूछे, लगातार प्राकृत संख्या, है ना, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1/2। यहाँ से बटा 2 ले लीजिएगा तो हो जाएगा लगातार, बटा 2 छोड़ दीजिएगा तो सम संख्या वाला हो जाएगा। विषम संख्या के लिए तो n² ही याद रखना है। तो तीनों बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है ना। लगातार सम संख्याओं का अगर योग पूछ रहा हो तो n इंटू एन प्लस 1। लगातार विषम संख्या वाला पूछ रहा हो तब क्या होगा, n² होगा। और लगातार प्राकृत संख्या का पूछ रहा हो तो n इंटू एन प्लस 1/2 होगा। तो तीनों याद रखना है, ठीक है बच्चों। समांतर श्रेणी इतना कि पदों की संख्या बताना है ना, पदों की संख्या। तो यहाँ a का मान हमारा कितना है, 13। अब d का मान इसमें घटाने पर कितना आ गया, 6 हो गया। और अंतिम दे दिया है l का मान 205 दे दिया है। और पदों की संख्या ज्ञात करनी है, माने n निकालना है हम लोग। क्या निकालना है, n निकालना है। तो चूंकि हम जानते हैं l बराबर क्या होता है, a + n - 1 इंटू d होता है। अब यहाँ l का मान देख सकते हैं, वहाँ पर 205 है और a का मान कितना है, 13 है। n निकालना है और d का मान 6 है।
तो 205 में घटा दीजिए 13, भाग कर दिए 6 से, जोड़ दीजिए 1, बराबर हो जाएगा n। तो 13 घटेगा तो कितना होगा? अब यहाँ पर 5 है, यहाँ 3 है, तो 2 ही ना होगा। और यहाँ पर कितना है? 20 है, और 20 में से घट रहा है 1, तो 19 होगा। बटा में 6 प्लस में 1 बराबर में n तो है ही। अब 6 से भाग करेंगे, 6 तिरका 18, तो 1 बच गया, 6 दूनी 12, 32, और जोड़ दिए 1 तो 33, n का मान 33 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है बच्चों, मूल बिंदु के निर्देशांक। आइए अब आ गए हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने, है ना। निर्देशांक ज्यामिति, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है बताइए, सबको पता है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0 है। मूल बिंदु है तो इसका निर्देशांक क्या होगा? 0,0 होगा। चलिए नेक्स्ट, बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच का दूरी सूत्र दो तरह का होता है। यहां पर थोड़ा सा समझिए आप लोग। दूरी सूत्र एक होता है मूल बिंदु से, एक होता है दो बिंदुओं से। दो बिंदुओं से तो मूल बिंदु से होता है सीधे x² प्लस y²। दो बिंदुओं से क्या होता है? भुज का अंतर का होल स्क्वायर और प्लस कोटि के अंतर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर दो बिंदु है, इसीलिए इस फॉर्मूला पर बनेगा। जब मूल बिंदु से अगर कोई पॉइंट की दूरी पूछ रहा हो मूल बिंदु से, तो ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा। और जब दो बिंदु से पूछ रहा हो तो ये वाला फार्मूला लगाइएगा। तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा जरा आप बताइए लोग? ये वाला फार्मूला लगेगा। तो आइए हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये a मान लिए और ये b मान लिए। a का निर्देशांक हमारा 2,3 है और b का 4,1 है। ये पहला मान x1 हुआ, दूसरा मान y1 हुआ, यहाँ पर ये x2 हुआ और ये y2 हुआ। तो a b दूरी सूत्र से निकालेंगे। अभी यहाँ पर देखें x2 माइनस x1, तो x2 का मान कितना है? 4, तो 4 में घटेगा 2 का होल स्क्वायर। फिर y2 का मान कितना है? 1, 1 में घटेगा 3 का होल स्क्वायर। तो 4 में 2 घटेगा 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 1 में 3 घटेगा -2 का स्क्वायर भी +4 ही होगा। तो ये हो जाएगा √8, और √8 का मान क्या होता है? 2√2 होता है। 2√2 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्यों होता है 2√2? क्योंकि जब इसे तोड़ेंगे तो 4 गुने 2 में तोड़ेंगे, 4 का वर्गमूल 2 बाहर हो जाएगा और केवल रूट में 2 बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट, मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी। देखिए मूल बिंदु दिया है और बिंदु इतना, इस सूत्र ही पूछ दिया, फॉर्मूला ही है यह। मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी क्या होगी? तो √x² प्लस y²। याद रखिएगा, मूल बिंदु से। जब भी मूल बिंदु लगाएगा तो ये सूत्र होगा। जब दो बिंदु रहेगा, जब दो बिंदुओं दिया रहे तब होगा भुज का अंतर, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या ये भी हो सकता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्योंकि दूरी कभी निगेटिव नहीं होती है, इसीलिए आप x2 में x1 लीजिए या x1 में x2 लीजिए, घटाइए, कोई दिक्कत नहीं है ना, दोनों हो सकता है। तो समझ में आया? आइए चलिए 47 हो गया। 48 है मूल बिंदु से बिंदु। हाँ अब देखिए वही चीज़ है। अब जहाँ xy था, वहाँ अब ab है, तो क्या हो जाएगा? x² तो a², y² तो b², तो √a² प्लस b²। ए नंबर ऑप्शन हो गया। लास्ट है कि बिंदु इतना किस पाद में है, किस क्वाड्रेंट में है ना। आइए समझिए। ये हुआ हमारा x, ये x डैश हुआ, ये y, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ y। ये मूल बिंदु 0, 0 होता है। तो ये वाला मान मूल बिंदु से x अक्ष पर, x अक्ष हाई हो गया y अक्ष। मूल बिंदु से x अक्ष पर जब चलेंगे तो दाहिने की दूरी धनात्मक और बाएं की दूरी ऋणात्मक, है ना। मूल बिंदु से x अक्ष पर दाहिने की दूरी पॉजिटिव होती है और बाएं की दूरी निगेटिव होती है। उसी तरह से y अक्ष पर चलते हैं तो ऊपर होता है पॉजिटिव और नीचे होता है निगेटिव। तो ये वाला जो क्वाड्रेंट है हमारा, ये 4 हिस्सों में बट जाता है। ये चतुर्थांश, जिसको हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं, है ना। ये जो चतुर्थांश है ना, ये 4 भागों में बट चुका है। ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थ चतुर्थांश। तो ये जो चतुर्थांश है ये x के धनात्मक मान से घिरा हुआ है, y के भी धनात्मक मान से घिरा हुआ है, तो ये प्लस प्लस होगा। इसमें चलेंगे तो x के निगेटिव से घिरा हुआ है और y के पॉजिटिव से घिरा हुआ है, तो ये माइनस प्लस होगा।
इसमें चलेंगे तीसरा में, तो x का निगेटिव है और y का भी निगेटिव है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा। इसमें चलेंगे तो x का पॉजिटिव है और y का निगेटिव है ना, तो ये हो जाएगा। इस चिन्ह को, निर्देशांक चिन्ह को याद रखना, इससे 1 नंबर तो पक्का ही है। तो इसको ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए, है ना, लॉजिकली याद रखने के लिए ध्यान में रखिएगा, पहला का अपोजिट तीसरा, जैसे पहला है प्लस प्लस तो तीसरा है माइनस माइनस। पहला का अपोजिट तीसरा हो गया, देख सकते हो, पहला का अपोजिट तीसरा, और दूसरा का अपोजिट चौथा। जिसे दूसरा हमारा क्या है, माइनस प्लस है, दूसरा क्या है, माइनस प्लस है, तो चौथा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो लॉजिकली याद रखना है, पहला का अपोजिट तीसरा, तो पहला प्लस प्लस तो तीसरा माइनस माइनस। ठीक है, और दूसरा माइनस प्लस तो चौथा प्लस माइनस। ठीक है ना बच्चों, तो ये लॉजिकली इस तरह से आप याद रखिएगा, पहला तीसरा और दूसरा चौथा। तो ये बताइए ये किस पाद में स्थित है। अब आप लोग जान गए होंगे कि यहाँ 7 है, ये भी प्लस में है, कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस ही है ना, और यहाँ 10 है, ये भी प्लस में है, तो दोनों प्लस है, इसीलिए प्रथम पाद हो जाएगा। नेक्स्ट, बिंदु इतना और इतना किस पाद में है बताइए। यहाँ दोनों माइनस में है, दोनों माइनस में है, तभी हम बताए हैं कि पहला का अपोजिट होता है तीसरा और दूसरा का अपोजिट होता है चौथा। जिसे पहला प्लस प्लस तो तीसरा माइनस माइनस, है ना, दूसरा माइनस प्लस तो चौथा प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों माइनस में है, तो इसीलिए तृतीय हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। ये आपको पैटर्न याद रखना है, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा आपको ऐसे प्रश्न का जवाब देने में।